चलिए, कल का जो हम लोग क्लास किए थे उस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। ठीक है, उसके बाद ध्रुवीय अणु जिस पदार्थ में पाया जाता है उसे हम ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ कहते हैं, और अध्रुवीय अणु जिस पदार्थ में पाया जाता है उसे अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये एक बात कल हो चुकी है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि अगर हम किसी ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको बताया गया होगा, ये मान लीजिए हमने कोई एक ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ यहाँ पर हमने बनाया, समझिएगा, एक ये ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ है। ठीक है, ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ के जितने भी अणु होते हैं वो सब क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। और ध्रुवीय अणु क्या होता है, कल के क्लास में हम लोगों ने इस पे चर्चा बहुत अच्छे से किया है कि ऐसा अणु जिसके धनावेश के द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते हैं, उनके आकार सममित नहीं होते हैं, ऐसे अणु को हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। यह अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है और इसका अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यही था कल, सही है। चलिए, तो अगर ये ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ है तो इसके सभी अणु क्या होंगे, ध्रुवीय अणु होंगे। और ध्रुवीय अणु में क्या होता है, ऋण आवेश और धन आवेश के द्रव्यमान केंद्र क्या होंगे, संपाती नहीं होंगे। यानी ये अणु जो होगा वो इस तरह का बनाएगा, इस तरह का, एक तरफ धन आवेश और एक हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जो अधिक निगेटिव वाला होगा, जो अधिक पॉजिटिव वाला होगा, वो दूसरे को क्या करेगा, खींच देगा। क्लियर है ना। तो इस खिंचाव के कारण इनके द्रव्यमान केंद्रों के बीच एक दूरी आ जाती है और ये अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ में ये सभी ध्रुवीय जो अणु हैं, ये जितने भी ध्रुवीय अणु हैं, ये सभी अणु अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इनका कोई नियम नहीं है कि वो इस दिशा में व्यवस्थित हों। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं धन इधर है, ऋण इधर है, तो दूसरे अणु को आप देखेंगे वो इस तरह व्यवस्थित है, उसका धन इधर, ऋण इधर, उसका दिशा ये है। कोई और अणु आप देखेंगे इसका, तो ये ऋण इधर, धन इधर, समझ में आई बात। ये सब क्या है, अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं ऐसे। ये देखिएगा ऐसे, इनका कोई निश्चित दिशा नहीं है कि ये इस दिशा में व्यवस्थित रहेंगे ऐसे। ये सब ध्रुवीय अणु हैं, ध्यान रखिएगा। जो हम साइन बना रहे हैं धन और ऋण का, ठीक है, वो उनके धन आवेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र है ऐसे। इस तरह से आप डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए, किसी भी अणु का निश्चित दिशा नहीं है, सब अनियमित ढंग से व्यवस्थित है और सभी अणु क्या है, द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सबका अपना अपना द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ का हर एक अणु द्विध्रुव होता है, समझ लीजिए। ठीक है, और वो अपना द्विध्रुव आघूर्ण रखता है, लेकिन सब अनियमित रूप से पदार्थ के अंदर व्यवस्थित होते हैं, इसलिए प्रावैद्युत पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, अनियमित रूप से है। अगर एक सिस्टम से होते तो इस प्रावैद्युत पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण होता, लेकिन अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण इस प्रावैद्युत पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, 0 हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि क्या ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ के सभी ध्रुवीय अणु अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण उनका कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। समझ में आ गई बात? मतलब हमने इस क्लास में बच्चों को बैठा दिया और सब मनमानी कोनोहर मुंह किया है, कोई उधर मुंह किया है, कोनोहर देख रहा है, तो क्या सब पढ़ पाएंगे? कुल रिजल्ट क्या आएगा? 0। लेकिन अगर सबको एक नियमित ढंग से बैठाएं, सबका मुख अपने बोर्ड की तरफ करें, तो शायद उसमें से कोई अच्छा रिजल्ट भी लाए। समझ में आई बात? तो उसी तरह से यहाँ पर जितने भी अणु हैं सब अलग अलग तरीके से व्यवस्थित है, ठीक? सब अपने आप में मास्टर है, इसलिए इसका कुल रिजल्ट क्या आएगा? 0। ठीक है? इस पूरे प्रावैद्युत पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा 0। ठीक, अब इनको हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। इस प्रावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे और फिर देखते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या इस प्रावैद्युत पदार्थ के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसी प्रावैद्युत पदार्थ को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या था? 0 था। यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, इसलिए P क्या था? 0। बट अब यहाँ देखना है, यहाँ पर हमने एक वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, बाह्य विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर पहले से वैद्युत क्षेत्र मौजूद है और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया? इस प्रावैद्युत पदार्थ को रख दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर जो E है वो 0 नहीं है, बराबर को काट दिया हमने ना, इसका मतलब ये हुआ कि E 0 नहीं है, यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र है। जब ऐसा आप करेंगे ना, तो जितने भी प्रावैद्युत पदार्थ के ध्रुवीय अणु हैं जो अनियमित ढंग से व्यवस्थित हैं, वो सब के सब एक दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र इन सभी अणुओं पर बल लगाएगा और उस बल की वजह से सब एक दिशा में हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आप सब लोग इधर उधर बैठे हैं, क्लास में घूम रहे हैं, अब तौले प्रिंसिपल सर आ गए, तो क्या होता है? सब फटाफट अपने अपने सीट पर जाकर अपने एक दिशा में मुंह कर लेते हैं, होता है ना? उसी तरह ये प्रिंसिपल सर आ गए, बाह्य विद्युत क्षेत्र यहाँ पर प्रिंसिपल का काम कर रहा है। जैसे उसको आप अप्लाई करेंगे तो जितने भी ध्रुवीय अणु इधर उधर मुंह करके बैठे हैं ना, वो सब एक दिशा में हो जाएंगे। ठीक है, यानी सभी ध्रुवीय अणु का जो धन है ना, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाएगा। यानी सभी ध्रुवीय अणु का देखिए व्यवस्था ऐसे बन जाएगा, ये धन इधर हो जाएगा ऋण, और ये सब एक सिस्टम में आ जाएंगे, एकदम आज्ञाकारी स्टूडेंट बन जाएंगे। देखो ऐसे हो जाएंगे, एकदम सीधा लगेगा कि कोनो बदमाशी नहीं कर रहा था। समझ में आया दीपेश? हाँ, देख लिया? सब देखो एकदम सीधा हो गए। सब ऐसे हो गए एकदम सीधा आज्ञाकारी। अब जब सबकी दिशा एक हो जाएगी ना, तो अब इसका द्विध्रुव जो आघूर्ण है, हर अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 नहीं होगा। जब 0 नहीं होगा तो पूरे प्रावैद्युत पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 नहीं होगा। ठीक है, यानी जब E 0 तो P 0, जब E नहीं 0 तो P भी नहीं 0। देख लो, ठीक है, समझ में आई बात? तो बाह्य विद्युत क्षेत्र का एक कमाल है,
जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र आप हटाएंगे फिर ही वैसे हो जाएंगे। सर जी प्रिंसिपल चले गए कमरे से, फिर मनमानी हो गए, समझ में आई बात? वैसे ही फिर मनमानी हो जाएंगे, फिर इस प्रावैद्युत ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो फिर शून्य हो जाएगा। और जब तक बाह्य विद्युत क्षेत्र रहेगा तब तक ये एक नियमित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे और उनका द्विध्रुव आघूर्ण बना रहेगा। समझ में आ गई बात? तो प्रावैद्युत ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्यों? क्योंकि उसके सभी ध्रुवीय अणु अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण उनका कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। लेकिन जैसे ही ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण सभी ध्रुवीय अणु एक नियमित रूप से क्या होंगे? व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं हो पाता है, अर्थात उसका द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ को जब तक बाह्य विद्युत क्षेत्र से हमने बाहर रखा तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या था? शून्य था। ठीक, कारण यही था कि ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ के सभी ध्रुवीय अणु अनियमित रूप से व्यवस्थित थे, जिसके कारण इनका कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो गया। लेकिन जैसे ही इस ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इस सभी ध्रुवीय अणुओं पर एक बल कार्य करने लगा। उस बल के कारण सभी ध्रुवीय अणु एक नियमित दिशा में व्यवस्थित हो गए, जिससे इस ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ का अपना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। यह द्विध्रुव आघूर्ण तब तक रहता है जब तक बाह्य विद्युत क्षेत्र बना रहता है, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र को यदि आप हटाएंगे तो फिर ये सभी अणु अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे, अर्थात फिर उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अब जो बात हम करेंगे वो हम करेंगे अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ का। ठीक है, ये तो ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ के विषय में हो गया, लेकिन अब बात होगी अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ का। ठीक है, ये वाला बना लीजिए, उसके नीचे बनाए नहीं है? बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। चलिए देखिए, अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ क्या है? अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ के सभी अणु क्या होते हैं? अध्रुवीय अणु होते हैं। क्या होते हैं? अध्रुवीय अणु होते हैं। और अध्रुवीय अणु क्या होता है? वे अणु जिसके धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र समपाती हों और उनके आकार सममित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अध्रुवीय अणु। ऐसे अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करेंगे और ना ही इनका कोई अपना द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक, अब समझिएगा, मान लीजिए ये अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ है। अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ में धन और ऋण दोनों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के ऊपर होंगे। ये जो रेड वाला हम बना रहे हैं सर्कल, ये रेड वाला, ये समझ लीजिएगा धन आवेश का सेंटर है। ठीक, इसी के ऊपर हम ब्लू कलर से जो बना रहे हैं वो समझ लीजिएगा ऋण वाले का द्रव्यमान केंद्र है। दोनों द्रव्यमान केंद्र ठीक एक दूसरे के ऊपर है, समपाती है। ठीक है, इस तरह से सभी अणुओं को हम यहां पर डिजाइन करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ठीक, ये सब क्या है? धन आवेश है। ठीक, अब ऋण आवेश को देखिए, ये जो ब्लू कलर से हम बना रहे हैं
ये ऋण आवेश का ठीक है, इनके द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, मतलब इन दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, एक ही है। दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, एक ही है। इसका मतलब सेंटर संपाती है। आकार भी देखिए एक जैसा है, ठीक, तो आकार सममित हो गया। तो ऐसे अणु का कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इनके द्रव्यमान केंद्रों के बीच कोई दूरी नहीं होती है, ठीक एक दूसरे के ये ऊपर होते हैं, तो ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, इसलिए इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य। समझ में आई बात। अब देखिए, अगर इनको हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या होगा, समझिएगा। मान लीजिए एक ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, और इस पदार्थ को हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्या किया, रख दिया ऐसे। इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में हमने ऐसे रख दिया। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर जितने भी अध्रुवी अणु हैं, उन सभी अध्रुवी अणुओं पर एक बल लगेगा, और वो बल जो लगेगा वो धन आवेश पर लगेगा, और धन आवेश पर जब बल लगेगा तो उस बल के कारण धन आवेश वैद्युत क्षेत्र के दिशा में थोड़ा सा क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। मतलब समझिए, इस तरह था रेड वाला धन आवेश, तो अब ये सर्कल देखिए इस तरह बन जाएगा। अब ये सर्कल इस तरह बन जाएगा, समझ आई बात। जो रेड वाला है वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में विस्थापित हो गया, तो रेड वाले का सेंटर यहां पर आ गया, देखो यहां पर आ गया, और ब्लू जो ऋण आवेश को प्रदर्शित कर रहा है उसका सेंटर ये हो गया। दोनों के सेंटर के बीच में एक दूरी आ गई, और उस दूरी के कारण अब ये अणु किस तरह व्यवहार करेगा, विद्युत द्विध्रुव की तरह। और जब विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा तो इनका अपना द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो इस पूरे परावैद्युत पदार्थ का भी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। समझ में आई बात। तो ये डायग्राम इसमें जब बनाइएगा तो इसी तरह बनाइएगा। इस तरह हो जाएगा, और सबका अपना ऋण वाले का अपना सेंटर हो जाएगा, धन वाले का अपना सेंटर हो जाएगा। ऐसे दोनों के द्रव्यमान केंद्र के बीच में क्या आ जा रही है, दूरी, और उसी दूरी के कारण ये विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और हर विद्युत द्विध्रुव अपना द्विध्रुव आघूर्ण रखता है, तो इस सभी अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और इन्हीं अणुओं से पदार्थ बना है, तो पदार्थ का भी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ये तब हुआ जब वैद्युत क्षेत्र आपने अप्लाई किया, तो जब E यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो P अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर E क्या था, 0 था, यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 था। फिर एक बात पुनः ध्यान से समझिए, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसके सभी अणु अध्रुवी अणु होते हैं, और अध्रुवी अणु उस अणु को कहते हैं जिसके धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, और उनके आकार सममित होते हैं। ऐसे अणु न तो द्विध्रुव बनाते हैं और ना ही अपना द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं, ठीक। लेकिन जब इस पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे
तो बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस अणु का जो धन आवेश है उस पर एक बल लगाएगा और उस बल के कारण धन आवेश, जो रेड वाला दिख रहा है वो धन आवेश है और जो ब्लू कलर दिख रहा है वो ऋण आवेश है। तो धन आवेश क्या होगा, इस वैद्युत क्षेत्र के दिशा में विस्थापित हो जाएगा। ऐसा करने से ऋण आवेश और धन आवेश के द्रव्यमान केंद्र के बीच एक छोटी सी दूरी स्थापित हो जाती है और उस दूरी के स्थापित हो जाने से सभी अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगते हैं और सबका अपना अपना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जब सभी अणु का अपना अपना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा तो उस अणु से परावैद्युत पदार्थ बना है, तो परावैद्युत पदार्थ का भी द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए तो इसको नोट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के विषय में समझा। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।